मैं फिर आ गया हूँ। मैं वापस आ गया हूँ। हया, हया मेरी है, सिर्फ मेरी। इरफान का अपनी कंपनी की तरफ से ट्रांसफर हुआ था और किस्मत से उसका ट्रांसफर राजस्थान के शिकारा गांव में हुआ था। शिकारा गांव इरफान का ही गांव था। इरफान जब 1 साल का था तब उसके पिता अशरफ अली ने अपनी पत्नी फरीदा के साथ वह गांव एक ही रात में चुपचाप छोड़ दिया था। तकरीबन 40 साल बाद इरफान शिकारा गांव लौटा था। शिकारा गांव में इरफान की एक बड़ी हवेली थी। इरफान और यस्मीन अपने दोनों बच्चे आलम और हया के साथ राजस्थान के लिए निकल गए। इरफान खुश था कि इतने सालों बाद ही सही उसे अपने गांव जाने का मौका मिला था। इरफान की खुद की कोई यादें नहीं थी उस गांव में, लेकिन उसके माता पिता की बहुत सी यादें थी। इरफान जब 21 साल का था तभी कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता यानी अशरफ अली और फरीदा की मौत हो गई थी। इसलिए इरफान कभी अपने गांव के बारे में जान नहीं सका, लेकिन अब वो बहुत एक्साइटेड था। क्या बात है जनाब, जब से आपके ट्रांसफर की बात आपको पता चली है आप तो फूले नहीं समाये हैं। मोहतरमा, बात ही कुछ ऐसी है, जिस गांव में मेरा ट्रांसफर हुआ है वो मेरा ही गांव है, शिकरा। क्या कह रहे हो तुम? ये तो अच्छी खबर है। हाँ यास्मीन, अपने गांव में बचपन तो नहीं जी सका, पर अब कुछ दिन तो रह सकते हैं ना। अल्लाह ने मुझे अम्मी और अब्बू के साथ ज्यादा समय नहीं दिया जीने को, लेकिन अब उनकी यादों के साथ तो मैं रह सकता हूँ ना। और हमारे रहने का इंतजाम भी हमारी पुरानी हवेली में ही किया गया है। सही फरमाया आपने, ये बहुत अच्छी बात है। इरफान और यास्मीन बात कर रहे थे और पीछे वाली सीट में हया अपने छोटे भाई आलम के साथ बैठी थी। रात के तकरीबन 10 बजे तक वो दोनों शिकार गांव में हवेली पहुंच गए। उन्होंने देखा कि हवेली तो बाहर अभी भी नई जैसी लगती है। वो सब अपना सामान लेकर अंदर गए। अंदर जाते ही उन्होंने हवेली को बहुत साफ सुथरा पाया। बस कुछ कमरों को लकड़ियों की मदद से बंद कर दिया था और उनके ऊपर तावीज भी बांधे गए थे। इमरान, आपने तो कहा था कि हवेली में कोई नहीं रहता, फिर ये इतनी साफ सुथरी कैसे है? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। शायद कंपनी की तरफ से कोई आया होगा साफ सफाई करने के लिए। चलो अच्छी बात है ना, तुम्हारी मेहनत बच गई। यास्मीन और इरफान बात कर ही रहे थे कि एक बूढ़ी औरत उनके सामने आई, जिसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था। आप आ गए साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। उसने बताया कि वो इस हवेली की देखभाल करती है। वो पिछले 40 साल से ये काम कर रही है। लेकिन आप ये काम क्यों करती हैं? मतलब आपको कोई पेमेंट मिलती है क्या यहाँ पर काम करने के लिए? हर काम पैसों के लिए नहीं किया जाता है साहब। कुछ काम फर्ज समझकर तो कुछ कर्ज समझकर करने पड़ते हैं। मतलब आप क्या कहना चाहती हैं दाई अम्मा? कैसा कर्ज और कौन सा फर्ज? कुछ नहीं। आप लंबे सफर से आए हो, कुछ वक्त आराम कर लीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करवाती हूँ। नहीं, हमने रास्ते में खा लिया था, आप जा सकती हो अभी। वो औरत वहां से चली गई। दूसरे दिन फरीदा किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। इरफान अपने काम में बिजी था। हया और आलम पूरे घर में घूम रहे थे। चलते चलते हया के पैर में कुछ नुकीली चीज चुभ जाती है। हया पैर उठाकर देखती है तो एक पुराने जमाने की चाबी उसके हाथ लगती है। वो चाबी अपने पास रख लेती है और नीचे चली जाती है। सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन सब अपने काम में बिजी थे। हया ऐसे ही हवेली घूमने लगी, तभी उसे एक अंधेरे कोने से आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे हल्की आवाज से पुकार रहा हो। यहाँ पर तो सिर्फ हम 4 लोग रहते हैं, फिर ये किसकी आवाज है? कौन है वहाँ? कौन है? हया आगे गई तो उसे अंधेरे में एक बंद दरवाजा दिखाई दिया। उसने देखा कि वो दरवाजे को लाल रंग के धागे से बांधा गया है और एक तावीज भी बांधा गया है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। वह ताले के नजदीक गई, तभी उसे मुंह पर जैसे किसी ने फूंक मारी हो। वह डर कर पीछे हट गई और दौड़कर नीचे आ गई। अम्मी अब्बू को बताऊंगी तो वो उसे डांटेंगे, ये सोचकर वो चुपचाप बैठ गई। उस रात जब सब सो रहे थे तो हया को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बार बार वो दरवाजे का ख्याल आ रहा था। उसे ऐसा लगा कि जो चाबी उसे मिली थी वो शायद उसी दरवाजे की हो। उसे रहा नहीं गया और वो अकेले ही उस दरवाजे को खोलने के लिए चली गई। दरवाजे के पास पहुंचकर वो ताला खोलने की कोशिश की।
वो जैसे ही ताला खोलकर अंदर गई, कमरे में बहुत अंधेरा था। अरे, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपाया जा सके, तो ये कमरा बंद क्यों था, और वो भी इन ताबीजों के साथ? हया ने उस कमरे के कुछ पुरानी चीजों को हाथ लगाया। उसे वहां एक ताबूत दिखाई दिया। उसने वो ताबूत खोला, लेकिन वो खाली था। हया वहां से निकल आई। आते वक्त उसकी परछाई में कोई और ही दिख रहा था। अगले दिन से हया का बर्ताव बदल सा गया। वह दिन रात अपने कमरे में अकेली रहने लगी। खाना भी वो कमरे में ही खाती। वो ना किसी से बात करती, ना किसी के साथ रहती। यास्मीन और इरफान को ये बात बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। एक दिन इरफान और यास्मीन चुपके से हया के कमरे के अंदर देखने लगे, और उन्होंने जो देखा उसे देख उन दोनों का दिल दहल गया। हया ने पूरे काले रंग का बुर्का पहना था और नमाज पढ़ते वक्त जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठी थी, और सामने एक काले साए से बात कर रही थी। या मेरे बरखुरदार, आप ही मेरे वालिद हो। आप जो कहोगे वही मेरा मुकद्दर होगा। ये जिंदगी आपकी दी हुई अमानत है, ये आपकी ही मोहताज है। या मेरे वालिद, आपकी खिदमत का मौका आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये सब देख वो दोनों बहुत डर गए। ये सब क्या हो रहा है इरफान? हमारी बेटी को क्या हुआ है? और वो काला साया किसका था? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत डरावना है। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। मतलब आप कहना क्या चाहती हो? क्या नहीं होना चाहिए था? खुदा के लिए मुझे बताइए, ये सब कौन कर रहा है? हया तो आपकी पोती जैसी है। पोती जैसी नहीं, हया मेरी पोती ही है। मेरे अपने भाई की सगी पोती है हया। बूढ़ी औरत ने बताया कि वो इरफान के अब्बू अशरफ अली की सगी बहन है। ये सुन इरफान और यास्मीन दोनों दंग रह गए। बूढ़ी औरत ने बताया कि शिकारा गांव एक सर्वगुण संपन्न गांव था। लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन पूर्णमासी की रात को एक तांत्रिक ने अपनी शक्ति से एक काले जिन को बुलाया, जिनको अपने वश में करके वो दुनिया पर राज करना चाहता था, और वो उसे बुलाने में कामयाबी हो गया था। लेकिन काले जिन की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि तांत्रिक उसे वश में नहीं कर सका, और तांत्रिक की मृत्यु हो गई। तब से काला जिन आदेश का मोहताज नहीं रहा और पूरे गांव में अपनी दहशत फैलाने लगा। लोगों के मन में उसका डर बैठ सा गया। लोग घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे। मुझे लगता है हमें किसी मौलाना की मदद लेकर उस जिन को खत्म करना होगा। अरे आखिर कब तक हम सब ऐसे डर कर रहेंगे? हाँ, सही फरमाया आपने। अशरफ अली ने एक मौलाना की मदद से उस जिन को कैद कर लिया और एक ताबूत में बंद कर दिया। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। मौलाना ने अशरफ अली को कहा कि इस ताबूत को ऐसी जगह छुपा दो जहां तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य ना जा सके। अगर गलती से भी कोई वहां गया तो इस ताबूत को छूते ही ये काला जिन आजाद हो जाएगा। इसीलिए अशरफ अली ने ये गांव एक ही रात में छोड़ दिया था, और इस जिन के ताबूत की रखवाली के लिए उनकी बहन वहां ठहर गई थी। इसके बाद हया के भाई ने बताया कि हया उस अंधेरे कमरे में गई थी। बूढ़ी औरत ने इरफान को उसी मौलाना के पास जाने के लिए कहा। इरफान बिना वक्त गवाए मौलाना के पास गया, उन्हें पूरी बात बताई। मौलाना साहब इरफान के साथ उसकी हवेली पहुंचे। उन्होंने देखा कि हया गर्दन झुकाए खड़ी है, जैसे वो उस काले जिन के वश में हो। काला जिन अब पूरी तरह आजाद हो गया था। यास्मीन डर से कांप रही थी। मौलाना साहब ने जिन को पकड़ने के लिए उस और अभिमंत्रित पानी फेंका। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, अपनी दुनिया में लौट जाओ। 20 साल तक तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा था, और अब चाहती हो कि मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊं? बिल्कुल नहीं। अशरफ अली के परिवार को इसकी सजा मिलेगी। मैं अपनी दुनिया में जाऊंगा, लेकिन हया को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अगले ही पल जिन ने हया को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से धुएं की तरह गायब हो गया। अशरफ अली ने जो किया वो वक्त के हिसाब से सही होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक चीज का मोल चुकाना होता है, जो उसे मरने के बाद भी चुकाना होता है।